अगला जो दर्शन में ले रहा हूं वो वेदांत का पेयर है, मीमांसा। मीमांसा दर्शन, मीमांसा का लिटरेरी मीनिंग होता है एग्जामिन करने की इच्छा। मीमांसते मन धातु है, विचार करना, सोचना, समझना, किसी चीज के बारे में सोचना, डिलिबरेट करना, इसको कहते हैं मीमांसा। मीमांसा का जो फोकस एरिया है, संसार को अंडरस्टैंड करना नहीं, धर्म को पालन करना। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप वेद को नहीं समझोगे। तो मीमांसा दर्शन का फोकस है वेद को कैसे समझा जाए। वेद मतलब वेद की जो मंत्र है, मंत्र मतलब जो सेंटेंसेस है, यहीं से शुरू हुआ मीमांसा नामक एक ऐसा फिलोसफी जो दुनिया में एक नई तरह की ब्रांच ऑफ नॉलेज खोला। किसी भी सेंटेंस को या बुक को समझने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स की जरूरत है। बात समझ में आती, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा, दूसरा, मीमांसा का जो बेस है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन किसके बेस पर खड़ा है, उपनिषद के बेस, स्पिरिचुअलिटी पर, अध्यात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। मीमांसा दर्शन वेदों की जो कर्मकांड एस्पेक्ट है, रिचुअल पार्ट है, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों में ज्यादा एलाबोरेटली बताया गया है, उन ब्राह्मण वेस्ट कैसे ब्राह्मण वाक्यों को, सेंटेंस को ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जात नहीं तो ब्राह्मण टेक्स्ट है ना, ब्राह्मण टेक्स्ट के सेंटेंसेस को कैसे समझाया जाए। जो रिचुअल्स में जो मंत्र, वेद के मंत्र होते हैं, उसकी एक्चुअल मीनिंग कैसी होगा, कैसे कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाए, दस साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं। और बाय द वे मैं आपको बताऊं, आज भी जो भारत में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस या जस्टिसेस होते थे, उनको जरूर एक ओरिएंटेशन करना पड़ता था, कोर्स करना पड़ता था मीमांसा दर्शन। अब तो मेरे ख्याल से कुछ सालों से लॉ स्कूल का तो एक कोर्स के रूप में भी है। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो केसेस आते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डाउट्स होते हैं, तो वो उसका एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन के उस पैरा का, उस लॉ का क्या मीनिंग है, जो इंटरप्रिटेशन के लिए आते हैं। वैसे तो आजकल दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी काफी साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन की बुक्स हैं, पर जो एंशिएंट इंडियन थॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो मीमांसा दर्शन है। तो जजेस को ये पढ़ना पड़ता था। और आज तो मेरे ख्याल से लॉ स्कूल में भी, बहुत सारे बड़े बड़े लॉ स्कूल में इंडिया में मीमांसा एक कोर्स के रूप में भी पढ़ाया जाए। तो इसके सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, वो आत्मा, परमात्मा, यूनिवर्स, इससे रिलेटेड थोड़ा कम है। तो इसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। अब आते हैं इसके फाउंडर आचार्य कौन है, ऐसे यूनिक टाइप का ग्रंथ लिखने वाला पहला व्यक्ति कौन है। उनका नाम है जैमिनी। और जैमिनी की जो टाइम पीरियड बताया जाता है, वेस्टर्न स्कॉलर्स, क्योंकि इंडियन स्कॉलर बहुत कम जो होते हैं, वो वेस्टर्न स्कॉलर्स की कॉपी ज्यादा करके जो भी बताया, वो 300 to 200 BCE बताते हैं। और ट्रेडिशनली जैमिनी वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखा, व्यास उनके शिष्य हैं। बात समझ में आई? जैमिनी इज डिसाइपल ऑफ महर्षि व्यास। अगर उस नाते देखे तो जैमिनी तो 1000 या 1500 BCE में जाएंगे, क्योंकि जो व्यास का पीरियड है वो 5000 ईयर, मतलब 3000 BCE माना जाता है।
और जैमिनी को आप 100-150 साल 50-100 साल काट दीजिए, पर ठीक है, आपको दोनों का पता हो 300 to 200 BC माना जाता है। जैमिनी के बाद, जैसे आपने पढ़ा वैशेषिक में, कणाद ऋषि के बाद भी एक और बहुत टैलेंटेड आचार्य आए, प्रशस्तपाद, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन को और एनरिच किया, समृद्ध किया। इसी तरह जैमिनी के बाद एक आचार्य आए जिनका नाम है शबर, आचार्य शबर। उन्होंने जैमिनी के मीमांसा सूत्र पर कमेंट्री लिखी, पर उस समय जो कमेंट्री लिखी जाती थी वो कमेंट्री सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं होता था, वो बहुत फिलोसॉफिकल एक इतना डिस्कशन होता था कि वो अपने आप में एक पूरा का पूरा अलग बुक होता था। आगे जाकर के मीमांसा दर्शन में बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स आए उसको डिफाइन करने के लिए, इंटरप्रिटेशन की थ्योरी को। मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न मतलब जिसको आप कह सकते हैं 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी में आए कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र, मुरारी मिश्र, मंडन मिश्र। मंडन मिश्र वो जो आप स्टोरी सुनते हैं शंकराचार्य के साथ जिनका डिबेट हुआ, वो मीमांसा के एक्सपर्ट थे। तो इस तरह वो 6th 7th सेंचुरी में काफी सारे मॉडर्न मीमांसक आए, वो प्राचीन मीमांसा से बिल्कुल एक नए डायरेक्शन में चले गए। जैसे न्याय का भी एक नव्य न्याय बना, न्यू न्याय, ऐसे मीमांसा का भी एक ओल्डन मीमांसा और न्यू मीमांसा बना। न्यू मीमांसा में वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टडी बना, जो इंटरप्रिटेशन की थ्योरी के ऊपर, वेद वगैरह पीछे रह गए, पर जो मूल मीमांसा उसका उद्देश्य था वेद को इंटरप्रेट कैसे किया जाए। चलिए, उसके अलावा यज्ञ की जो कर्मकांड की जो अलग अलग एस्पेक्ट है उसको भी कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाए। प्रमाण कितने मानते हैं, क्योंकि फिलॉसफी है तो प्रमाण तो मेन चीज है। प्रमाण मतलब रिलायबल सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तरीके। मीमांसा 5 मानता है, आगे जाकर एक छठा भी मानने लग गए। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा, ये तो 4 आपने पढ़ लिया। न्याय दर्शन 4 मानता है। मीमांसा का जो 5वां है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति हमने एक बार कहा था ना, मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता, पर आप अगर समझदार है समझ गए रात को खूब खाता है। क्यों? क्योंकि भाई मोटा है, दिन में नहीं खाता है। और ये मैंने नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता तो फिर तो डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमार होगा, कुछ बीमारी होगी जिसके कारण मोटा हो गया। पर स्पीकर ने क्या बोला, ये मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता, मतलब डेफिनेटली रात को खूब दबा के खाता है। पर मैंने ये नहीं बोला कि रात को खाता है, आप मुझे दोष नहीं दे सकते। पर ये सच है। ये जो कुछ चीजें न कहे जाने पर भी समझा जाता है। अच्छा, मीमांसा ने अर्थापत्ति प्रमाण को क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि उसका फोकस एरिया क्या है? इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कभी जो लिखा जाता है वही उसका मीनिंग नहीं होता, उससे कुछ चीजें आपको समझना पड़ता है। जब सरकार कहता है कि 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक आप म्यूजिक बजा सकते हो, आप रात को 12 बजे म्यूजिक बजा रहे हो, पुलिस ने पकड़ लिया, तो आपने पूछा आपने क्यों पकड़ा? जी आपने गलत काम किया, रूल तोड़ा। कैसे रूल तोड़ा? जी रूल में लिखा है रात को 10 बजे के बाद म्यूजिक नहीं बजा सकते हो। तो जो बदमाश है उसने पूछा कहाँ लिखा है कि रात को 10 बजे के बाद नहीं बजा सकता हूं? उसने दिखाया रूल बुक, रूल बुक में लिखा है रात को 10 बजे तक म्यूजिक बजा सकते हो, पर ये नहीं लिखा है कि 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते हो। बोला मैं आपकी बात नहीं मानूंगा।
पुलिस ने बोला नहीं, इसका अर्थ यही होता है। दोनों कोर्ट गए, तो कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट क्या इंटरप्रेट करेगा कि इसका अर्थ अर्थापत्ति से यही होता है कि 10 बजे के बाद नहीं कर सकते हो। तो अब बात में समझ में आई क्यों एक फिलोसफी कुछ पर्टिकुलर प्रमाण मानता है, कुछ को नहीं मानता है, उनकी जरूरत है। तो मीमांसा का टॉपिक क्योंकि इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, इसलिए अर्थापत्ति बहुत जरूरी है। नहीं तो आप वेदों के अनर्थ करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन का गलत अर्थ निकालोगे, रूल्स को हमेशा गलत इंटरप्रेट करोगे। इसीलिए उन्होंने अर्थापत्ति मानी। आगे जा करके जो मॉडर्न फिलोसोफर आए, जिनकी बात मैंने कहा, जो 4th 5th 6th सेंचुरी में आए, कुमारिला भट्ट, प्रभाकर मिश्रादि, उन्होंने और एक प्रमाण माना, रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। वो क्या है? वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो है अभाव, अनुपलब्धि, नॉन एग्जिस्टेंस। बोले ये नॉन एग्जिस्टेंस भी एक प्रमाण है, एक रिलायबल सोर्स है। कोई चीज अगर नहीं है, वो भी कुछ कुछ बता रहा है, या तो कल था आज नहीं है, या अगर कभी भी नहीं रहा। वो जो 4 तरह के आपने अभाव पढ़ा, देन टू इंटरप्रेट समथिंग, आप ये 4 तरह के अभाव को ही यूज करोगे टू इंटरप्रेट कि उसकी सही मीनिंग क्या होगी। तो इसलिए आगे जाकर के मीमांसा के जो नए फिलोसोफर आए, उन्होंने अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस नाम को भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज ने प्रमाण के रूप में माना। मीमांसा दर्शन की कुछ और इंटरेस्टिंग थिंग, मीमांसा दर्शन 2 तरह के प्रमाण मानता है। मतलब जो भी प्रमाण है, शब्द प्रमाण, कहता है स्वतः प्रमाण, परतः प्रमाण। कुछ शास्त्र या जो जो टेस्टिमोनी है, वर्ड टेस्टिमोनी, उनका प्रमाण परतः होता है। वो रिलायबल है कि नहीं, उसको भी पहले एग्जामिन करनी पड़ेगी। जब वो एस्टैब्लिश्ड हो जाए कि ये रिलायबल सोर्स है, तभी वो टेस्टिमोनी बनेंगे। उनको कहते हैं परतः प्रमाण। और कुछ टेक्स्ट बुक है जो स्वतः प्रमाण, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है अपने रिलायबिलिटी के लिए, वो खुद ही अपने आप में प्रमाण। तो कौन है वो? वेदा स्वतः प्रमाणम। जो वेद हैं वो सेल्फ रिलायबल हैं। क्यों? मीमांसा दर्शन कहता है कि वो अपौरुषेय है, मैन मेड नहीं है। वेद अपौरुषेय है, मैन मेड नहीं है। जो भी मैन मेड है उसमें एरर की, गलतियों की संभावना रहती है। तो जितने भी वेद के अलावा जो भी लिटरेचर है, वो परतः प्रमाण है। उनकी एविडेंस, रेफरेंस तब तक वैलिड है जब तक वो वेद को फॉलो करते हैं। अगर वो वेद के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो कितना भी कुछ लिखे हो तो वो रिलायबल नहीं हो सकते। पर अगर वेद में कोई चीज लिखी है, वो सुप्रीम है, वो एब्सोल्यूट है, उसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। इसको थोड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझिए। किसी भी कोर्ट की डिसीजन तब तक माना जाएगा, नहीं जाएगा, जब तक वो हायर कोर्ट में प्रूवन ना हो जाए। तो हायर कोर्ट कहेगा जी नहीं, जो बोला सही तो वो सही है, गलत तो गलत। तो कोर्ट्स की डिसीजन परतः प्रमाण होते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की सिंगल जज भी जो डिसीजन देगा वो भी परतः प्रमाण होगा, वो भी किसी और की टेस्टिमोनी के द्वारा होगा। फिर आप जाएंगे, वो बेंच पर जाएंगे, 2 जजेस की बेंच होती है, 3 जजेस की बेंच होती है। लास्ट जो भारत में है मेरे ख्याल से वो 5 जजों की जो डिसीजन होता है, वो फिर फाइनल होता है। उसके बाद आप और कहीं नहीं जा सकते। दैट विल बी द एब्सोल्यूट जज। वो सही हो गलत हो, यू हैव टू एक्सेप्ट। वो स्वतः प्रमाण है
तो आप हमारे जो सनातन धर्म की जो वर्ल्ड टेस्टिमोनी है उसमें वेद सुप्रीम कोर्ट के जो जिसको कहते हैं लार्जेस्ट बेंच का डिसीजन है, जिसके ऊपर अपील नहीं हो सकता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। और एक इंटरेस्टिंग थ्योरी अपौरुषेय पर, अभी आपको न्याय दर्शन का बताया ना कि न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग परमात्मा ही वेद को उन्होंने मनुष्यों के ऋषियों के अंदर प्रकट कराया। वेद ज्ञान को, जिस ज्ञान को प्रकट कराया परमात्मा ने ऋषियों के माध्यम से, उसी को हम वेद कहते हैं। तो इसलिए वेद ईश्वर कृत है। द वेदास आर ऑथर्ड बाय ईश्वर, नॉट द मैन। तो वेदों में जो ऋषियों का नाम है वो हैं जिनके द्वारा, जिनके हार्ट में व मन माइंड में ईश्वर ने वो थॉट दिया, जिसको उन्होंने रिवील किया। ये न्याय दर्शन। मीमांसा नहीं मानती। मीमांसा कहता है अपौरुषेय मीन्स ना मनुष्य कृत है ना ईश्वर कृत है। जो नेचुरली जो ऋषि हैं, जो सिद्ध लोग, सिद्ध समझते हैं, जो एनलाइटेंड हैं, जो उनके अंदर विदाउट एनी एफर्ट उनके अंदर जो ज्ञान रिवील्ड हुआ, वो ज्ञान जो उन्होंने दूसरों को प्रकट किया, वही वेद हैं। मतलब एक चीज पर तो सारे शास्त्र एग्री करते हैं कि वेदास आर नॉट ऋषि ऑथर्ड बाय ऋषिज। वेद ऋषियों के द्वारा लिखे नहीं गए हैं, बताए नहीं गए, ऋषियों को रिवील्ड हुआ। तो रिविलेशन पर दो थ्योरी है। मीमांसा की थ्योरी है कि मनुष्य ने परिश्रम करके एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के द्वारा नहीं आया, वो ऑर्गेनिकली अपने आप सडनली उनके दिमाग में विचार आया या जैसे भी हो वो प्रकट किया, वो रिवील्ड है। अपौरुषेय, पुरुष द्वारा नहीं। न्याय दर्शन कहता है नहीं, वो ईश्वर के द्वारा दिया गया। ऐसा नहीं कि मीमांसा और न्याय कोई बहस कर रहे थे, तो न्याय के ऋषि ने ऐसा लिखा है, मीमांसा का ऋषि ने ऐसे लिखा है। आगे आते हैं। मीमांसा में यूनिवर्स, सोल, आत्मा, मोक्ष, इन सब पर चर्चा है, वो बहुत कम है, क्योंकि ये इनका फोकस एरिया नहीं था। आगे जाकर जैसे मैंने आपको बताया, ये लीगल लिटरेचर में भी काउंट होने लगा, न केवल मॉडर्न इंडिया में, इवन एंशिएंट इंडिया में भी लीगल लिटरेचर के रूप में धर्मशास्त्रों के द्वारा भी ये प्रिस्क्राइब किया गया कि मीमांसा पढ़ना जरूरी है, वेद आदि को या जो भी रूल बुक्स है उसको समझने के लिए। और आगे जाकर के इंडियन लॉ सिस्टम में भी इसकी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। मेरे ख्याल से जैसे जैसे हम मॉडर्न एजुकेटेड लोग, ज्यादा अवेयरनेस आएगा मीमांसा के बारे में, वो लॉ में और बाकी इंस्टीट्यूशन में भी इसकी पढ़ाइयाँ बढ़ेगी। तो ये है मीमांसा दर्शन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।